हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम बात करेंगे कि कैसे जब टीनेजर्स और उनके पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो इस कॉन्फ्लिक्ट को इजीली इफेक्टिवली रिमूव कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो रिलेशनशिप है वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, आइए मैं उसका माइंड मैप आपके सामने शेयर करती हूँ। तो आज का टॉपिक है हार्मोनियस कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जब हम कॉन्फ्लिक्ट आता है हमारे रिलेशनशिप्स के बीच में तो हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं और एक हार्मोनियस रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं या उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद व्हाई इट इज मैटर्स, क्यों जरूरी है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, स्ट्रैटेजीज टीनेजर्स के लिए, देन स्ट्रैटेजीज पेरेंट्स के लिए, एंड देन कुछ पॉइंट्स जो रिमेंबर करने के लिए है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या, क्यों कॉन्फ्लिक्ट होता है। और जब कभी देखिए कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है कि दो पार्टीज हैं, पेरेंट हैं एंड टीनेजर्स हैं। जब दोनों पार्टीज किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रही है एंड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज अलग है, अगर पॉइंट ऑफ व्यूज अलग हैं और वो दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसकी दूसरे की फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्नॉलेज नहीं कर रहे, तब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब आप अपनी ही बात पर अड़े हुए हैं और दूसरे के पर्सपेक्टिव को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इससे क्या होता है, जो दूसरा पर्सन है वो एक लिमिट तक आपकी चीजों को एक्सेप्ट करेगा, फिर वो भी आपको एक्सेप्ट करना बंद कर देगा और जो आपका रिलेशनशिप है वो वीक होना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप, पेरेंट और टीनेजर का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी पर्सपेक्टिव में, तो उसमें जब भी कॉन्फ्लिक्ट आता है उसको जल्द से जल्द रिमूव करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए, ताकि जो आपका बॉन्ड है वो और अच्छे से बिल्ड हो पाए। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब इसमें देखते हैं कि हम और क्या चीज पढ़ेंगे इसके बाद। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है व्हाई इट मैटर्स, क्यों ये मैटर करता है। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। तो व्हाई इट मैटर्स, उसके लिए इसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। मतलब जब आपके और आपके बच्चे के बीच में, या आप एज अ टीनेजर अगर आप हैं और आपके पेरेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो उसको रिमूव करना, उसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग बना सके और ज्यादा जो बॉन्ड है आपका पेरेंट टीन का या टीन पेरेंट का, जो भी है, जिस भी तरह से आप उसको ले रहे हैं, वो जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग बने, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए किसी की भी साइड से, आप उस चीज को रिजॉल्व कर पाए। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। हम कॉन्फ्लिक्ट इसलिए भी रिजॉल्व करना चाहते हैं ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए म्यूचुअली। जब आप दोनों साइड से, पेरेंट की साइड से और टीनेजर्स की साइड से इनपुट लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में, देन आप पहले तो उस चीज को, उस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली रिजॉल्व कर पाते हैं, प्लस आपका जो बॉन्ड है वो भी स्ट्रांग होता है, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है, क्योंकि हर पर्सन का पर्सपेक्टिव अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, और आपको एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके मिल जाते हैं। तो इसलिए भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लेंगे उतनी ही जल्दी आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस रिड्यूस होगा जब एज अ पेरेंट और टीनेजर आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज्यादा अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी, दोनों लोग एंग्शियस है, परेशान है। इससे क्या हो रहा है, घर में नेगेटिविटी आ रही है, आपकी अपनी लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है। जब आप प्रॉब्लम को या अपने जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको रिजॉल्व करते हैं तो उससे क्या है, एक तो नेगेटिविटी खत्म होती है, आपका स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है, आप थोड़े से काम होने शुरू हो जाते हैं और आपके घर की भी पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। तो
2 पॉइंट्स जो मैंने अभी शेयर करी है, इंट्रोडक्शन और व्हाई इट मैटर्स। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इंट्रोडक्शन एंड मैटर्स, आई एंड एम। ठीक है, क्योंकि जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि क्यों जरूरी है, तभी आप अपनी साइड से इनपुट दे पाएंगे। अब हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजीज फॉर टीनेजर्स के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, टीनेजर्स क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें टोटल आती है 10 स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या क्या है, कौन सी स्ट्रैटेजीज है। सबसे पहले आती है एक्सप्रेस फीलिंग कामली। मतलब जब भी आप किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं अगर आप, तो फ्रीली एक्सप्रेस करिए। फ्रीली मतलब जब भी मान लीजिए आप कोई भी थॉट है, कैसा भी है, पॉजिटिव थॉट है, नेगेटिव थॉट है, अगर आप अपने थॉट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उनको जो पेरेंट्स हैं वो अपने टीनेजर्स से बोलें कि वो एक तो थॉट्स को एक्सप्रेस करें। जब भी एक्सप्रेस करें थोड़ा सा शांत रहें। जब लैंग्वेज का यूज करें तो सही लैंग्वेज का यूज करें, ताकि जब भी आप कुछ बात करें उससे क्या हो, उससे जिससे भी आप बात करें, चाहे आपके पेरेंट हो चाहे आपके एडल्ट्स कोई भी हो, उससे आप थोड़ा सा रिस्पेक्टिव वे में बात करें। और जैसे ही आप रिस्पेक्टिव वे में बात करते हैं, आपकी जो बात है वो और अच्छे से सुनी जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपकी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करना, जब आप रिएक्ट नहीं करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। तो नंबर 1 जो था कि एक्सप्रेस फीलिंग कामली, वो बहुत जरूरी है। नीचे कमेंट सेक्शन में यही लिखिए कि एक्सप्रेस फीलिंग कामली। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो कौन सा आता है, देखते हैं। यूज आई स्टेटमेंट। जब भी आप बात करें किसी से भी, जब अपने पेरेंट्स से आप बात कर रहे हैं, हमेशा यूज करें आई स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ यू स्टेटमेंट। आई स्टेटमेंट मतलब जब आपके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो हमेशा बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम फीलिंग, या आई एम नॉट हैप्पी, या आई एम फीलिंग एंग्शियस, या कुछ भी, जो भी आपका स्टेटमेंट है, जो भी आपकी फीलिंग है, जो भी आपके थॉट्स है, हमेशा उसको आई स्टेटमेंट में रखें। ताकि इससे क्या होता है, इससे जब आप यू स्टेटमेंट का यूज नहीं कर रहे हैं तो दूसरे को ये नहीं लगेगा कि आप उसे ब्लेम कर रहे हैं। वो ये समझेगा कि आप सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए आई स्टेटमेंट। ये बहुत जरूरी है आई स्टेटमेंट का यूज करना। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, जब आप बात कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से, उस टाइम पर उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। बीच में नहीं टोकना है, नहीं रोकना है उनको, पूरी बात एक ही बार में सुनिए। उनको रिपीट नहीं करना पड़े, क्योंकि अगर बात किसी को बार बार रिपीट करनी पड़ती है तो एक तो वो फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाता है, प्लस उस बात की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। तो जब आप किसी से बात कर रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या उसके बॉडी पोस्चर्स है, मूवमेंट है, वो हमेशा ध्यान रखें। जब भी बात सुने उसका आई कांटेक्ट बना के रखें। इससे क्या होता है, दूसरे पर्सन को ये लग रहा है, ये समझ में आ जाता है कि आप उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और उसकी बात को समझ भी रहे हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि एक्टिव लिसनर। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है टीनेजर्स के लिए वो आता है सीक अंडरस्टैंडिंग। सीक अंडरस्टैंडिंग मतलब जब आप और आपके पेरेंट्स के बीच में बात हो रही है और आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर रही है, तो उसको समझने के लिए क्वेश्चंस करें। ठीक है, अपने पेरेंट्स से क्वेश्चंस करें, या फिर आप जिससे भी बात कर रहे हैं, टीचर से अगर बात कर रहे हैं तो टीचर से क्वेश्चंस करें। उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें, उस बात की तह तक जाने की कोशिश करें। बहुत सारे अगर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चंस करेंगे और बात को समझने की कोशिश करेंगे तो जो आपके पेरेंट्स हैं उनको भी लगेगा कि वो आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहा है और वो और ज्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो जरूर क्वेश्चंस करें और ज्यादा से ज्यादा
किसी टॉपिक पे क्लैरिटी ले तो सीक अंडरस्टैंडिंग। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए सीक अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद जो 5th पॉइंट आता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज अ टीनेजर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, मतलब जो भी आप बात कह रहे हैं, जो भी आपके एक्शंस हैं, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, रिस्पॉन्सिबल बने कि आप जो कह रहे हैं। एज अ पेरेंट टीनेजर्स, जो आपके बच्चे हैं टीनेजर्स, उनको एंकरेज करें, क्योंकि जब बच्चा अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो वही एक्नॉलेज करेगा कि उससे मिस्टेक हुई है और वो उसके लिए फिर अपोलोजाइज फील करेगा। लेकिन अगर आप बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं या टीनेजर बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है तो वो कुछ भी करेगा क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो ना सॉरी फील करेगा ना गिल्टी फील करेगा और हो सकता है वही सेम मिस्टेक वो बार बार रिपीटेटिव करे। तो बहुत जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। 6th पॉइंट जो आता है वो आता है प्रपोज सॉल्यूशंस। मतलब टीनेजर्स भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपना आप सॉल्यूशन दे सकते हैं अपने पेरेंट्स को। इससे क्या होता है, जब आप सॉल्यूशंस देते हैं, ठीक है, तो आप अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से चीजें बता रहे हैं, आप अपने कल्चर के हिसाब से चीजें बता रहे हैं, आप जितनी आपकी नॉलेज है उस हिसाब से आप जो पेरेंट्स हैं उनको सॉल्यूशन दे रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं प्लस आप एफर्ट डाल रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप जो आपका रिलेशनशिप है उसमें एफर्ट डाल रहे हैं उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए, तो उसको करने दें। बच्चे को, टीनेजर बच्चे को ये करने दे, एफर्ट डालने दे, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने दे। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि प्रपोज सॉल्यूशन, मतलब आपको सॉल्यूशन देना है, ठीक है। 7th पॉइंट जो आता है यूज टाइम आउट इफेक्टिवली। अगर आपके और आपके पेरेंट के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो उस टाइम पे टाइम आउट लीजिए। टाइम आउट इसलिए लेना है क्योंकि अगर आप दोनों की एनर्जी बहुत हाई होने लगी तो आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, प्लस जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं फिर फाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो फिर और सिचुएशन खराब हो जाएगी। बट अगर आप टाइम आउट लेते हैं दोनों साइड के लोग, तो उससे क्या होता है, आप टाइम आउट के ड्यूरेशन में एक तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, प्लस आप दूसरे पर्सन का पर्सपेक्टिव भी समझ पाते हैं कि दूसरा पर्सन जो है वो क्या चीज कहना चाह रहा है, क्यों कहना चाह रहा है, और इससे जो सॉल्यूशन निकलना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो टाइम आउट जरूर लीजिए कूल डाउन होने के लिए, अपने थॉट्स को कलेक्ट करने के लिए। इससे पहले कि आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, टाइम आउट लेने से जब आप अपने थॉट्स को अच्छे से मैनेज कर लेंगे, अपने इमोशंस को मैनेज कर लेंगे, तब आप अपने थॉट्स को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए टाइम आउट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो 8th पॉइंट आता है, वो आता है फोकस ऑन रिस्पेक्ट। ये बहुत जरूरी है कि एज अ टीनेजर आप रिस्पेक्ट करें अपने पेरेंट्स की, और जब भी कोई आपसे कुछ कहे तो आप उस कन्वर्सेशन की या आपको जो भी बात बताई जा रही है उसकी रिस्पेक्ट करें। क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करते हैं, हो सकता है कि बहुत बार आप किसी बात से अग्री ना हो, डिसएग्री करें, लेकिन उस टाइम पे अगर आपकी जो लैंग्वेज है अगर वो डिसरेस्पेक्टफुल होने लगी या आपका बिहेवियर जो है वो खराब होने लगा, तो आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फिर दूसरी पार्टी जो है वो आपकी बात नहीं सुनेगी। इसलिए जब भी आप बात करना चाहें, हमेशा जो अपना एंगर है वो कम रखें, रिस्पेक्ट करें दूसरा पर्सन क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, और इससे आप बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने की। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए फोकस ऑन रिस्पेक्ट। 9th पॉइंट जो आता है वो आता है प्रैक्टिस एम्पैथी। जब
कोई दूसरा पर्सन आपको कुछ बता रहा है तो उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए। वो क्या कहना चाह रहा है, कैसा फील कर रहा है, उस सिचुएशन को जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है, ताकि आपके साथ अगर सेम सिचुएशन हो तो आप उसको कैसे फेस करेंगे। तो जब टीनेजर्स बच्चे अपने पेरेंट्स की फीलिंग्स का या उनके पर्सपेक्टिव का अगर एम्पैथाइज करते हैं, अगर वो समझने की कोशिश करते हैं कि उनके पेरेंट्स क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है, क्या उनका पर्सपेक्टिव है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट होना सिचुएशन आती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप दूसरे की सिचुएशन समझ रहे हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि जो 9th पॉइंट है वो है प्रैक्टिस एम्पैथी। एम्पैथी को बहुत प्रैक्टिस करना है, एम्पैथाइज होना है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है रिफ्लेक्ट एंड लर्न। आपने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सुना समझा, लेकिन जब आप उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, नई नई चीजें पढ़ते हैं और आपको कोई फीडबैक दिया जा रहा है या आपने के साथ कोई सिचुएशन हुई है और जब आप उसके बारे में बाद में सोचते हैं, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, तब आपको जो एक अलग पर्सपेक्टिव है वो समझ में आता है। क्योंकि आपने क्या पढ़ा, क्या आप जो भी आपने अभी तक पहले जो आपके साथ कन्फ्लिक्ट्स हुए थे आपके पेरेंट्स के साथ, आपने उससे क्या सीखा, क्या चीज उस टाइम पे आपने गलत करी थी, क्या चीज सही करी थी। जब आपको ये सारी चीजें पता होती हैं तब आप अपनी जो करंट सिचुएशन है उसको भी और अच्छे से रिजॉल्व कर पाते हैं, जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से रिजॉल्व कर पाते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए रिफ्लेक्ट एंड लर्न। तो ये जो 10 पॉइंट्स थे ये हमने देखे कि कैसे जो टीनेजर हैं वो अपनी साइड से एफर्ट डाल सकते हैं ताकि जो कन्फ्लिक्ट आ रहा है पेरेंट टीन के बीच में वो ना आए। अब हम देखेंगे कि पेरेंट्स की साइड से कैसे स्ट्रैटेजीज हैं जो पेरेंट्स अपनी साइड से एक रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाने में इनपुट दे सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है स्टे काम एंड पेशेंस। जब आपका बच्चा आपसे कुछ कह रहा है उस टाइम पे आपको काम रहना है, पेशेंस रखना है। हो सकता है बच्चा की जो बात है वो टोटली आप उससे डिसएग्री करें, बट स्टिल आपको उसकी बात सुननी है पेशेंसली, क्योंकि जब आप पेशेंस दिखाएंगे तभी बच्चा फिर आपको पेशेंस दिखाएगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए काम एंड पेशेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है लिसन एक्टिवली। सेम जैसे कि टीनेजर्स के साइड से था कि लिसन एक्टिवली, ऐसे ही पेरेंट की साइड से भी आपको अपने टीनेजर बच्चे की बात को बहुत ध्यान से सुनना है, एक्टिव लिसनर बनना है। वो क्या कहना चाह रहा है, क्या आपको समझाना चाह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए। क्योंकि कई बार बच्चा कहना कुछ और चाह रहा है लेकिन वो किसी भी वजह से, हो सकता है डर की वजह से या झिझक की वजह से, आपसे अच्छे से अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो उसके जो बिहेवियर है, उसका किस तरीके से वो बैठ रहा है, किस तरह से चल रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, कहाँ वो देख के बात कर रहा है, कैसा उसका मूवमेंट है, वो सारी चीजें जब आप देखेंगे, एक्टिव लिसनर बनेंगे, उसकी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, तभी आप अपने बच्चे को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि एक्टिव लिसनर। उसके बाद जो 3rd पॉइंट आता है वो आता है यूज आई स्टेटमेंट। सेम जैसे टीनेजर्स के लिए है आई स्टेटमेंट, ऐसे ही वैसे आपके लिए भी है आई स्टेटमेंट। आपको भी हमेशा आई स्टेटमेंट का यूज करना है, यू का नहीं। जब आप अपने लिखते हैं, बताते हैं अपने टीनेजर्स बच्चे को कि आप बहुत कंसर्न फील कर रहे थे, इससे ये नहीं हो रहा कि उसने कुछ गलत किया, आप ये उसको ब्लेम नहीं कर रहे, आप बस ये कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन हुई थी उसकी वजह से मैं बहुत कंसर्न था तुम्हारी हेल्थ को लेके, तुम्हारी किसी भी लाइफ को लेके, जिस भी वजह से। तो आप ये नहीं कह रहे कि तुमने ऐसा किया इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई, नहीं, मैंने ऐसा फील किया इस वजह से मैं ऐसा फील कर रहा हूं, ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट पॉइंट कि यूज आई स्टेटमेंट। 4th पॉइंट जो आता है वो आता है एम्पावर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो टीनेजर बच्चा है उसको आपको एम्पावर करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बनानी है,
ताकि जब आप एज अ पेरेंट अपने टीनेजर बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, तो बच्चे के अंदर ये एक तो कॉन्फिडेंस आता है कि वो भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है और वो अपना इनपुट भी देने लगता है। वो अपने आइडिया सारी चीजें बताता है, जैसे आप बता रहे हैं अपने आइडियाज के बारे में। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो अपने टीनेजर्स बच्चे हैं उसकी जब बढ़ाते हैं तो उसको क्या लगता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, मेरे इनपुट्स लेना चाह रहे हैं, तो मैं भी अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करूं और उनके इनपुट्स लूं। तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो जाती है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, जो अभी हमने नंबर पढ़ा वो था एम्पावर प्रॉब्लम सॉल्विंग। नंबर 5 पॉइंट आता है सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन। आप अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी लाइफ में, उसकी एक्टिविटीज में, उसके बिहेवियर में। जो भी आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बहुत क्लियरली डिफाइन करें, उसको क्लियरली बता दें, एक बाउंड्री जैसे कहते हैं उसे सेट कर दें कि क्या चीज एक्सेप्टेबल है आपके लिए, क्या चीज नहीं है, आप उसके लिए क्या चीज चाहते हैं कि वो करे। जब इस तरीके से सारा कन्वर्सेशन जो होता है वो बहुत क्लियर हो जाता है तो बच्चे को भी समझ में आ जाता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे कैसा बिहेव करना है या कैसे मैं उनसे कम्युनिकेट करूं। अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो इससे क्या होता है कि बच्चा बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में आपसे बात करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं उनके लिए क्या चीज करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे से जो भी आप चाहते हैं उसको आप क्लियरली बताएं, क्लियर एक्सपेक्टेशंस उसके साथ शेयर करें। 6 पॉइंट जो आता है प्रोवाइड गाइडेंस नॉट कंट्रोल। आपको अपने बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड करानी है, उसको कंट्रोल नहीं करना है। क्योंकि कंट्रोल वैसे तो आपको किसी को भी नहीं करना है, लेकिन आप छोटे बच्चों को कर सकते हैं, जो टीनेजर्स बच्चे हैं, जो प्री टीन्स हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज वो अब बड़े हो रहे हैं, उनकी खुद की थॉट प्रोसेसेस हैं, उनके जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उनकी जो माइंड में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से उनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, उनको थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए होती है। आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ, आप उनको गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि वो ये चीज कर सकते हैं, आप उन्हें ऑप्शंस दे सकते हैं, बट आप उनसे ये नहीं कह सकते कि तुम्हें यही करना है, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि बच्चे के लिए आप जो कह रहे हैं वो उसके हिसाब से ठीक हो या नहीं। तो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करानी है, उन्हें कंट्रोल नहीं करना है। 7th पॉइंट जो आता है वो आता है एक्नॉलेज देयर पर्सपेक्टिव। मतलब जब बच्चा आपसे कुछ बोल रहा है तो उसकी जो थिंकिंग है, उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसको एक्नॉलेज करना है। भले ही उसका पर्सपेक्टिव आपके पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ऑपोजिट हो, आपसे डिफरेंट हो, बट अगर आप उसको एक्नॉलेज करते हैं, अगर आप ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जनरेशन चेंज हो रही है, क्योंकि सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं एज के अकॉर्डिंग, और क्योंकि बिहेवियर में भी चेंजेस होने लगते हैं एक एज के अकॉर्डिंग, तो उसका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो सकता है, उसके वैल्यूज, उसके बिलीव्स भी चेंज हो सकता है आपसे। बट अगर आप रेडी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, तो आपका टीनेजर बच्चा भी आपके पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि एक्नॉलेज देयर पर्सपेक्टिव। 8 पॉइंट जो आता है वो आता है टेक ब्रेक व्हेन नीडेड। अगेन सेम पेरेंट्स की तरफ से भी है कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आपको उस टाइम पर ब्रेक लेना है। जब आपको लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या जो कन्वर्सेशन है वो किसी और वे में जा रहा है, तो उस टाइम पर ब्रेक लीजिए कन्वर्सेशन से। दोनों लोग अलग अलग रह के अपने माइंड को कंट्रोल करिए, अपने माइंड को काम करिए, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पर फोकस करने की कोशिश करिए, जो भी इश्यू है उसको एक नए पर्सपेक्टिव की तरफ से देखने की कोशिश करिए, अपने थॉट्स को मैनेज करने की कोशिश करिए। तो ये है कि आप ब्रेक लेते हैं कन्वर्सेशन के ड्यूरेशन में। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए टेक ब्रेक। 9th पॉइंट जो आता है वो आता है बी ओपन टू कॉम्प्रोमाइज।
बहुत जरूरी है पेरेंट्स साइड से कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप नहीं चाह रहे हैं कोई चीज एक्सेप्ट करना, लेकिन फिर भी आपको करनी पड़ रही है, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जब आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देंगे किसी भी चीज में, अगर बच्चा आपसे कुछ चाह रहा है या वो कुछ मांग रहा है या उसका पर्सपेक्टिव अलग है, उसकी थिंकिंग अलग है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने चीजों को छोड़ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं थोड़ा सा, तो बच्चा भी आपको देख के फिर कहीं ना कहीं ये चीज करना शुरू कर देगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा भले ही कॉम्प्रोमाइज कर दूं, लेकिन जो मेरा रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग बना रहे। तो इससे क्या होता है, जब आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए वर्क करते हैं, तो आपकी जो थिंकिंग है वही आपके बच्चे की थिंकिंग में भी शो होने लगती है, और जो आपका बच्चा है फिर वो भी वैसे ही करने लगता है। इससे क्या होता है कि जो रिलेशनशिप है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी बनी रहती है और आपका रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको बी ओपन टू कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है 10th पॉइंट आता है मॉडल रिस्पेक्टफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। मतलब जब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं। आप एज अ जो पेरेंट है वो अपना खुद को मॉडल कर रहे हैं, खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीनेजर्स के सामने कि आपके साथ में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आप उसको कितनी ग्रेसफुली उसको रिजॉल्व करते हैं, दूसरे की थिंकिंग को, दूसरे के पर्सपेक्टिव को कितना रिस्पेक्टफुली लेते हैं। ठीक है, आप जब बात करते हैं तो कैसे आपकी टोनालिटी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप पेरेंट्स के बीच में किसी बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन दोनों पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, दोनों ने बहुत एक दूसरे की बात को समझा, किसी म्यूचुअल रिजल्ट पे आए। इससे टीनेजर ने क्या देखा कि मेरे दोनों पेरेंट्स के साथ में अगर कोई प्रॉब्लम आई या मेरे पेरेंट्स के साथ में कुछ प्रॉब्लम आती, तो मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, म्यूचुअली एक रास्ता निकालते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। तो मुझे भी ऐसे ही करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए जो लास्ट पॉइंट है इसका कि मॉडल रिस्पेक्टफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये जो 10 पॉइंट्स थे ये हमने पढ़े कि जब पेरेंट्स की साइड से कुछ स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं कि आपको अपनी साइड से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। अब जो लास्ट इस टॉपिक पे आता है, वीडियो में आता है, वो आता है पॉइंट्स टू रिमेम्बर। किन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें 3 पॉइंट्स को याद रखना है। जो सबसे पहला आता है कि कम्युनिकेशन इज द की। आप जब बात करेंगे वही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, अपनी बात को रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है और दूसरे की बात को सुनना बहुत जरूरी है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कम्युनिकेशन इज द की। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखने के लिए है वो आता है रिस्पेक्ट ईच अदर। चाहे आप पेरेंट हो, चाहे आप टीनेजर हो, आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे की फीलिंग्स की, एक दूसरे की थॉट्स की, एक दूसरे की पर्सपेक्टिव की रिस्पेक्ट करनी है। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि छोटे बच्चे हमारे रिस्पेक्ट करें, वैसे ही हमें भी उन टीनेजर्स की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि वो भी एक इंडिविजुअल हैं, उनकी भी खुद एक वैल्यू है, एक आइडेंटिटी है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर पर्सन की अपनी वैल्यूज, बिलीव्स होते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस होती हैं, तो हमें उनको वैसे एक्सेप्ट करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। जो थर्ड पॉइंट आता है इसमें वो आता है फोकस ऑन सॉल्यूशन। मतलब आपको दोनों लोगों को सॉल्यूशन पे फोकस करना है, अपने ऊपर फोकस नहीं करना। आपको बस ये देखना है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ना कि खुद को सही साबित करना है। जब आप खुद को साबित नहीं करना चाहते और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं,
तो बहुत बार आप बिना कहे ही अपनी वैल्यू को शो कर देते हैं, क्योंकि आप दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दूसरों की बात को समझ रहे हैं, और इससे भले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी बात कोई ना समझे, लेकिन जब आप इस तरह से करते हैं तो दूसरा पर्सन भी या दूसरी पार्टी भी आपकी वैल्यूज को समझती है, आपको रिस्पेक्ट करती है। तो ये था आज का टॉपिक। आज जो हमने जो लास्ट पॉइंट था ध्यान रखने के लिए, वो था फोकस ऑन सॉल्यूशन। इस पूरे वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन, फिर क्यों ये जरूरी है, उसके बाद 10 स्ट्रैटेजीज फॉर टीनेजर्स, देन 10 स्ट्रैटेजीज फॉर पेरेंट्स, और 3 पॉइंट्स टू रिमेम्बर। आपको ये टॉपिक कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये सिर्फ टीनेजर और पेरेंट के बीच में नहीं होता है, ये टीनेजर्स के जो उनका अपना फ्रेंड सर्किल है उसमें भी हो सकता है, दो पेरेंट्स के बीच में भी हो सकता है, टीन और टीचर के बीच में भी हो सकता है। लेकिन जब आप एज अ टीन और पेरेंट एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना के चलते हैं, अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं, तो इससे क्या होता है, वही इनपुट आप बाकी के रिलेशनशिप्स में भी डाल सकते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा सेम हैंडल है रिचा गोयल कटियार, और आप मुझे यूट्यूब जो मेरी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा पॉडकास्ट है टीन थ्राइव पॉडकास्ट, जिसमें अगेन मैं नए नए टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग, और हाँ, अपने और अपने बच्चों का ध्यान रखिए और एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। टेक केयर, बाय बाय।